तो भाई आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कुंतिलानक सीरीज के प्रीक्वल को, यानी कि हमको पता चलेगा कि इस मिरर का क्या चक्कर है, कुंतिलानक का क्या चक्कर है, इसके ओरिजिन्स क्या थे। और हाल ही में कुंतिलानक पार्ट 3 भी रिलीज हो चुका है, जो कि मैंने ऑलरेडी गोस्ट सीरीज के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लो, तो आपको इन सारी मूवीज के कनेक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपको इन सारी मूवीज को समझना है तो आपको कुंतिलानक पार्ट 1, 2 एंड 3 को देखना होगा। और आज जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है, जिस डिटेल में होने वाली है, वो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो इसको ध्यान से सुनना, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मिरर्स के बारे में, कुंतिलानक के बारे में, विच के बारे में, डीमंस के बारे में, A to Z चीज पता चल जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कांति नाम की एक प्रेग्नेंट औरत को काफी बुरी हालत में एक तबेले के अंदर बंधा हुआ देख पाते हैं, जहां पर एक आदमी आकर उसको ये कहता है कि उसको यहाँ पर जोकरो के कहने पर बांध कर रखा गया है। जिस पर कांति कहती है कि वो पागल नहीं है, बल्कि जोकरो ने उसको फंसाया है। जिसके बाद में हम ब्रोतो नाम के एक आदमी को उसी गांव में अपने गूंगे नौकर शादी के साथ आता हुआ देखते हैं, जो कि उसी आदमी से मिलता है जिसने कांति को बांध कर रखा था। वो आदमी ब्रोतो को बताता है कि जब से कांति गांव में आई है तब से यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होने लगी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिसके बाद में जोकरो ने गांव के लोगों को समझाया कि कांति मनहूस है, और इसके बाद से ही उसने गांव में फंडिंग देना भी बंद कर दिया। यानी कि गांव के लोग जोकरो के कहने के बाद से ही कांति को मनहूस मानने लगे थे, और इसलिए उन्होंने कांति को बांध दिया था ताकि उसकी परछाई किसी भी गांव वाले पर ना पड़े। खैर ये सब सुनने के बाद में ब्रोतो कांति से मिलने जाता है, जहां पर वो उससे ये कहता है कि उसको मालूम है कि कांति मनहूस नहीं है और उसे तो जोकरो ने फंसाया है। इसलिए अगर वो एक नई जिंदगी चाहती है या फिर जोकरो से बदला लेना चाहती है तो वो उसके साथ चले। जिसके बाद में कांति ब्रोतो के साथ चलने को रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर ब्रोतो जोकरो से क्यों बदला लेना चाहता है ये हमको आगे पता चलेगा। खैर अब घर आने के बाद में ब्रोतो कांति को नहलाता है और फिर उसे एक बड़े से मिरर के सामने लाकर बैठा देता है। अब दोस्तों ये वही मिरर होता है जिसको हमने कुंतिलानक पार्ट 1 मूवी में देखा था, और वहां से कुंतिलानक बाहर आई थी। लेकिन ये पूरा का पूरा माजरा है क्या, इसी के ऊपर बेस्ड ये मूवी है। यहाँ से हमको इसके ओरिजिन्स पता चल जाएंगे। खैर मिरर के सामने बैठने के बाद में ब्रोतो कांति के पैरों को बांधने लगता है, जिसके लिए पहले तो कांति मना करती है, लेकिन फिर ब्रोतो कहता है कि अगर उसे जोकरो से बदला लेना है तो उसे उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद में वो अपने पैर बंधवा लेती है। खैर अब इसके बाद में कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी कि 19 साल बाद। और अब तक जो कुछ भी घटित हुआ था वो आज से 19 साल पहले हुआ था। अब यहाँ पर हम जोकरो को देखते हैं, जो कि न्याई नाम की एक औरत से मिलता है। न्याई जोकरो की मेड थी। यहाँ पर वो एक मिरर को गुलाब जल से साफ कर रही होती है, जिस पर जोकरो कहता है कि मैंने उसको पहले ही बोला था कि उसे यहाँ पर मिरर को लाकर प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। जिस पर न्याई ये बोलती है कि इस मिरर को प्यूरिफाई किए हुए 19 साल हो चुके हैं और अब ये अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था, यानी कि इन मिरर्स के अंदर शक्तियां होती हैं, और इसलिए ही वो इन बुरी शक्तियों को मुक्त करने के लिए ऐसा कर रही थी, यानी कि उसका शुद्धिकरण कर रही थी। न्याय ये बोलती है कि ये जादुई मिरर कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जोकरो उसकी बात को नहीं मानता। जिसके बाद में न्याय ये बताती है कि शुरुआत में असल में 2 मिरर्स हुआ करते थे, जिसको एक साथ पैंगलन कैम्बर कहा जाता है, लेकिन इसमें से एक मिरर को ब्रोतो ने चुरा लिया था, और शुरुआत में हमने जिस मिरर को देखा था वही ब्रोतो के पास में था। लेकिन अब मिरर के बिहेवियर को देखते हुए उन्हें दोनों मिरर्स को एक साथ कर देना चाहिए। जिस पर जोकरो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दूसरा मिरर लेने के लिए ब्रोतो के पास नहीं जाएगा। जिसके बाद में जोकरो वहां से चला जाता है, और न्याय जब मिरर में खुद को देखती है तो उसे अपनी परछाई रेड गाउन पहने हुए नजर आती है। अब इस चीज का क्या चक्कर है ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर अब पास्ट में हम देखते हैं कि ब्रोतो अलग अलग जानवरों को मारने के बाद उनकी अंतड़ियां निकालकर कांति को जबरदस्ती खिलाता है। इसके अलावा वो कांति के चारों तरफ चूहे, सांप और बिच्छू को भी छोड़ देता है। बेसिकली वो उसके ऊपर एक ब्लैक मैजिक रिचुअल कर रहा था। कांति इन चीजों से खूब चिल्लाती है, लेकिन सादी जो उसका नौकर होता है वो अपनी मालिक के लिए बहुत ही वफादार होता है, जिसकी वजह से वो कांति की कोई भी मदद नहीं कर पाता। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हम होटल के कमरे के अंदर कार्मिला नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि एक फॉरेनर से रेलिक यानी कि एंटीक्स बेचने की डील कर रही होती है। यहाँ पर कार्मिला के साथ में जोकरो का बेटा पुलंग और कर्नल हरमन होता है। यहाँ पर फॉरेनर कार्मिला को रेलिक के बदले कम पैसे देने की बात कहता है, जिस पर कर्नल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस फॉरेनर का
खून कर देता है, यानी कि मतलब खाली मोल भाव करने से ही उसने उसको मार दिया। तो इसकी मेंटल हालत तो काफी खराब है। अब देखो, मैंने इसलिए ही आपको शुरुआत में कहा था कि आप पहले कुंतिलानक पार्ट 1, 2 और 3 जो कि रिसेंटली आया है वो देख लीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हमने डिंडा को देखा था और डिंडा की असली मां कोई और नहीं बल्कि कार्मिला ही थी। जी हाँ, यानी कि अब आपको समझ में आया होगा कि यहीं से कार्मिला आगे चलकर डिंडा को जन्म देने वाली है। खैर, अब कहानी में वापस आते हैं तो यहाँ पर इनका खून करने के बाद में वहां पर रूम सर्विस के लिए उमा नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि उस फॉरेनर की बॉडी को देखती है, जिसके बाद में कार्मिला उसे पकड़कर टॉर्चर करने लगती है। लेकिन तभी पुलंग ये कहता है कि वो उमा को संभाल लेगा। फिर कार्मिला और कर्नल फॉरेनर की बॉडी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। कार्मिला और कर्नल के जाते ही पुलंग उमा के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोकरो के बेसमेंट में रखा हुआ जादुई मिरर अपने आप ही हलचल करने लगता है और उधर उमा पजेस्ड होकर पुलंग का ही खून कर देती है। जिसके बाद में अगले सीन में हम कार्मिला और कर्नल को देखते हैं जो कि जोकरो से कहते हैं कि पुलंग के खून का इन्वेस्टिगेशन करने पर ब्रोतो का नाम सामने आया है, जिस पर जोकरो बताता है कि 19 साल पहले वो और ब्रोतो रेलिक्स रिफाइनरी में काम किया करते थे। तो ऐसा हो सकता है कि अब रेलिक्स रिफाइनरी को हथियाने के लिए ब्रोतो ने ऐसा किया होगा, लेकिन उनको यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सारा काम तो उमा ने किया है, यानी कि उनको नहीं अंदाजा हो रहा था कि उमा भी ऐसा कर सकती है और बेसिकली ये लोग अपना भी नाम यहाँ पर बचा रहे थे। खैर, इसके बाद में जोकरो अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पर जादुई मिरर रखा होता है। यहाँ पर न्याय जोकरो से कहती है कि मैंने पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन उसने न्याय पर भरोसा नहीं किया। जिसके बाद में जोकरो बोलता है कि रेलिक्स रिफाइनरी से हमने जितने भी रेलिक्स निकाले थे वो सभी हथियार थे जो हमारे दुश्मनों को खत्म करने के काम आए, लेकिन ये पैंगलन कैम्बर जो है वो हमें फ्यूचर में होने वाली चीजों की शैडो दिखाता है। अब इस पर न्याय ये कहती है कि पैंगलन कैम्बर यानी कि ये जो मिरर्स हैं इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि ये सैंदैंग किदुल के नेदर रेल्म से यहाँ पर आए हैं, यानी कि इनको बनाने वाली एंटिटीज जो थी वो ह्यूमंस नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मिरर्स हैं ये किसी रिचुअल के लिए काम नहीं आते, बल्कि ये आपको आपका फ्यूचर दिखाते हैं। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया था, जिसके चलते यहाँ पर ये सब हो रहा था। अब इस बात पर जोकरो उससे पूछता है कि रेलिक रिफाइनरी से मिले हुए दूसरे रेलिक जो थे वो बस युद्ध के हथियार थे, लेकिन ये रेलिक यानी कि मिरर के रूप में क्यों है? जिस पर न्याय कहती है कि हथियार लाइफ को एंड करता है जबकि साइंस परपेचुएट करती है, जिसको आप एक तरीके से सफरिंग मान सकते हो, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। यानी कि जो हथियार होते हैं वो आपकी लाइफ को एकदम ही खत्म कर देंगे, लेकिन ये जो मिरर है ये आपके ऊपर ऐसा कर्ज डाल देगा जिसके लिए आप बहुत लंबे समय तक ही तड़पते रहोगे। उसका कहना था कि ये पैंगलन कैम्बर मिरर जो है वो साइंस है जो कि मैजिक से भी परे है। जिसके बाद में जोकरो उस मिरर को अपने घर में शिफ्ट करने की बात करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उमा को देखते हैं जो कि गांव में अपने घर आती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि ब्रोतो उसके फादर हैं, लेकिन शुरू से ही ब्रोतो उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, इसलिए बड़े होने के बाद वो शहर चली गई थी। तभी हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि ब्रोतो ब्लैक मैजिक से मिरर के जरिए अलग अलग डीमंस को बुलाता है जो कि कांति को मोलेस्ट करते हैं, यानी कि ये मिरर जिस चीज के लिए नहीं थे यहाँ पर उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। आप ऐसा समझो कि जो चीज बुरी नहीं है उसको बुरा बनाया जा रहा था। जिसके बाद में सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कर्नल उमा को ढूंढते ढूंढते ब्रोतो के घर आता है और उसको बताता है कि उमा ने क्या किया है। जिसके बाद में ब्रोतो उसे ये कहकर भगा देता है कि उसे उमा के बारे में कुछ नहीं पता। मीनवाइल हम न्याय और जोकरो को देखते हैं जहाँ पर न्याय फिर से कहती है कि जोकरो को ब्रोतो से बात करके दूसरे मिरर को ले आना चाहिए क्योंकि ये मिरर पेयर्स में ही सही रहेंगे। जिस बात पर जोकरो को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ब्रोतो एक धोखेबाज इंसान है। 19 साल पहले जब वो दोनों रेलिक रिफाइनरी में काम किया करते थे तब ब्रोतो ने फॉरेनर्स के साथ मिलकर किंग को धोखा दिया था, यानी कि जोकरो पहले किंग के लिए काम किया करता था। जिसके बाद में जोकरो ने उसे काम से निकलवा दिया और इसलिए अब उसे ब्रोतो जैसे धोखेबाज इंसान से कोई कनेक्शन नहीं रखना, और इतना कहकर जोकरो वहां से चला जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों थी। अब फिर से हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहां पर कांति को हमें दिखाया जाता है जो कि शादी से कहती है कि उसका मालिक उसका इलाज नहीं कर रहा बल्कि वो तो उसके लिए एक जरिया है और जब सही समय आएगा तब उसके अंदर से वो उसे निकाल लेगा, यानी कि वो कांति की स्पिरिट को चाहता था।
अब यहाँ कांति शादी से आगे कहती है कि मैं ब्रोतो की एक क्रिएशन हूँ और ब्रोतो मुझे डीमन से हर रोज इसलिए मोलेस्ट करवाता है ताकि मैं भी उनमें से एक बन जाऊं, इसलिए वो उसे प्लीज यहाँ से जाने दे या फिर वो उसको खत्म कर दे, क्योंकि अब ये तकलीफ वो नहीं झेल पा रही थी। लेकिन शादी ब्रोतो के डर की वजह से कांति की मदद नहीं करता और वहां से चला जाता है। खैर प्रेजेंट टाइम में हम न्यायी को देखते हैं जो कि ब्रोतो के घर पर आती है और उसको कहती है कि हमें जोकरो को मारकर दोनों मिरर्स को एक साथ कर देना चाहिए, जिस पर ब्रोतो उसको कहता है कि शायद तुम जानती नहीं हो, लेकिन जोकरो के पास ऐसा वरदान है कि उसे सिर्फ उसकी संतान ही खत्म कर सकती है, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद में न्यायी वहां से अपने घर लौट जाती है। बेसिकली ब्रोतो को न्यायी के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसको भगा देता है और जोकरो के पास में एक वरदान भी है कि उसे सिर्फ उसकी ही ब्लड लाइन खत्म कर सकती है। खैर दूसरी तरफ हम कार्मिला को देखते हैं जो कि जोकरो को बताती है कि उसके बेटे के खून में ब्रोतो की बेटी का हाथ है, यानी कि उमा ने जिसको खत्म किया था, यानी कि पुलंको, वो कोई और नहीं बल्कि जोकरो का बेटा था। अब इन सब बातों पर जोकरो बोलता है कि उसकी जानकारी में ब्रोतो की ना ही कोई वाइफ थी और ना ही कोई बेटी, लेकिन अब अगर ऐसा है तो वो ब्रोतो की बेटी को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। जिसके बाद में कार्मिला कर्नल को उमा को खत्म करने के लिए भेज देती है, लेकिन जब गांव जाकर कर्नल उमा को खत्म करने की कोशिश करता है तो वो वापस से पॉसेस्ड हो जाती है और कर्नल को ही खत्म कर देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट में शादी को देखते हैं जिसको कांति कहती है कि उसके पैरों में काफी ज्यादा दर्द है, इसलिए वो उसके पैर खोल दे। जिसके बाद में शादी दया खाकर कांति के पैर खोल देता है और वो उसे उसका लॉकेट पहनाता है। जिसके बाद में शादी कांति को हेयर पिन लाकर देता है ताकि वो अपने बाल बांध ले, लेकिन कांति उस हेयर पिन से अपने ही हाथ को काटती है। जिसके बाद वहाँ पर ब्रोतो आ जाता है जो कि कांति के हाथ में कपड़ा बांधकर शादी को गुस्से में बाहर लाता है और उसी हेयर पिन से उसको दर्द देता है ताकि उसको एहसास हो कि उसने क्या गलती की है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी प्लानिंग चल रही थी ब्रोतो बिल्कुल नहीं चाहता था वो खराब हो जाए। खैर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम न्यायी को कार्मिला से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर न्यायी कहती है कि अगर कार्मिला को अपना रेलिक का बिजनेस स्मूथली चलाना है तो उसे जोकरो का सैक्रिफाइस करना होगा, जिसके लिए कार्मिला हाँ कर देती है। यानी कि कार्मिला किसी की भी सगी नहीं थी। मीनवाइल हम उमा को देखते हैं जो कि ब्रोतो से कहती है कि उससे अनजाने में फिर से खून हो गया है और उसे बचपन से एक सॉन्ग सुनाई देता है जो कि इस घर में आने के बाद से और भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगा है, लेकिन ब्रोतो को सॉन्ग के बारे में कुछ पता नहीं था। जिसके बाद में ब्रोतो उमा को बताने लगता है कि सालों पहले वो और जोकरो साथ में काम किया करते थे, लेकिन जोकरो ने उसे किंग के सामने झूठे इल्जाम में फंसा दिया था, जिसकी वजह से किंग ने उसे असाइनमेंट के काम पर काफी दूर भेज दिया ताकि वो खुद रेलिक्स रिफाइनरी को हथिया सके। और इसके बाद में वो ब्रोतो की बीवी यानी कि उमा की माँ कांति के पास में गया और उस पर ब्लैक मैजिक करने लगा। और फिर जब ब्रोतो असाइनमेंट से वापस लौटा तब उसे पता चलता है कि जोकरो ने कांति को खत्म कर दिया था ताकि सबको ये लगे कि कांति ने खुद को ही खत्म कर लिया है। ब्रोतो ये भी बोलता है कि उस वक्त उमा उसके पेट में थी तो उसने ही उसको बचाया था। यानी कि यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि कांति की ही बेटी उमा है और इसलिए ही उसको सारे विजन्स और पोजेशन होता है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर तो कांति के ऊपर ब्रोतो सारे के सारे रिचुअल कर रहा था, तो यहाँ पर जोकरो का सीन क्या आ गया? तो यहाँ पर क्लियरली ब्रोतो सब कुछ झूठ बोल रहा था उमा से, क्योंकि वो उमा को जोकरो के खिलाफ भड़काना चाहता था, लेकिन उमा उसके ऊपर विश्वास कर लेती है। जिसके बाद में ब्रोतो उसको वही हेयर पिन देता है जो कि उसकी माँ ने इस्तेमाल करी थी। अब कहानी वापस से पास्ट में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कांति असल में एक डांसर थी जो कि उस गाँव में फंक्शन के टाइम पर आई थी और जब जोकरो ने उसे डांस करते हुए देखा तो उसका मन मचल गया। जिसके बाद में उसने एक रात कांति के साथ गुजारी, उसके साथ ने वादे किए, जिसके बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। यानी कि इससे ये बात क्लियर है कि कांति के पेट में पल रहा बच्चा जोकरो का था, ना कि ब्रोतो का। यानी कि ब्रोतो का कांति से कोई भी लेना देना नहीं था, उसने खाली उसके ऊपर रिचुअल्स किए थे और वो उमा से सारी बातें झूठ बोल रहा था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जोकरो को खाली उसकी ही संतान खत्म कर सकती है और यही रीजन था कि वो उमा को इतने टाइम से पाल पोस रहा था ताकि वो जोकरो से बदला ले पाए। खैर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि उमा जोकरो को मारने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वहां पर वो नहीं होता और इससे पहले कि जोकरो के आदमी उसे देखते, न्यायी उसे बेहोश करके वापस ब्रोतो के पास ले आती है और ये बताती है कि जोकरो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उमा के आने से पहले ही वो सैनडैंग केदुल भाग गया, लेकिन वो जल्दी ही वापस लौटेगा और तब उसको मारा जा सकता है। खैर अब ये सब सुनकर ब्रोतो को न्यायी के ऊपर भरोसा हो जाता है कि वो जोकरो का साथ छोड़ चुकी है। जिसके बाद में वो उसे उसी कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो कांति पर ब्लैक मैजिक करता था। अब वहां पर आसपास की चीजों को देखकर न्यायी सब समझ जाती है और ब्रोतो से कहती है कि तुमने जोकरो से बदला लेने के मकसद से कांति को टॉर्चर किया, तुमने कांति के जरिए मिरर का एक्सप्लॉयटेशन किया है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये मिरर इन सब चीजों के लिए नहीं था, लेकिन ब्रोतो ने उसे ब्लैक मैजिक के लिए यूज किया।
वो कहती है कि ये जादुई मिरर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल काले जादू करने के लिए डीमंस को बुलाने के लिए किया ताकि वो कांति के पेट में पल रहे बच्चे को जोकरों को मारने का हथियार बना सके। और मीनवाइल हम पास्ट के सीन को भी देखते हैं जिसके अंदर अपना हाथ काटने के बाद में जब कांति कमरे में अकेली होती है तो वो मौका पाकर खुद को खत्म कर लेती है, यानी कि वो जानती थी कि वो क्या बनने वाली है और उसके साथ में क्या होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कांति शुरुआत में ही प्रेग्नेंट थी, जो कि जोकरों के बच्चे से प्रेग्नेंट होती है, और तभी ब्रोतो वहां पर आता है और उमा को बचा लेता है। तो सिंपली ब्रोतो उमा और कांति का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो जोकरों से बदला ले पाए। इनफैक्ट उसने इन मिरर्स को भी एक्सप्लॉइट किया था, यानी कि ये मिरर्स फ्यूचर को दिखाते हैं, इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन अगर इनको एक्सप्लॉइट किया जाए तो ये डिफरेंट रेल्म्स को भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि डीमन रेल्म को। और ये कुंतिलानक कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी स्पिरिट होती है जो कि माँ बनने से रह जाती है, उसकी अधूरी इच्छा रह जाती है। तो यहाँ पर कांति ही कुंतिलानक बन गई थी, लेकिन यहाँ पर ये खाली एक कुंतिलानक नहीं हो सकती बल्कि मल्टीपल कुंतिलानक हो सकती हैं, और उनमें से ये एक कांति थी। तो ब्रोतो ने उसे ब्लैक मैजिक के जरिए कुंतिलानक बना दिया था। खैर अब उधर उमा बेहोशी से जागने के बाद में वापस जोकरों से बदला लेने उसके घर पर जाती है, और इधर ब्रोतो और न्यायी काफी खुश होते हैं क्योंकि अब सारा कंट्रोल ब्रोतो के हाथ में आने वाला था। और सबसे बड़ी बात कि उमा नहीं जानती थी कि जोकरो उसके फादर हैं। अब तभी उमा को रास्ते में सादी मिलता है, यानी कि ब्रोतो का वही नौकर, जो कि उसे इशारे में ब्रोतो की चाल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और सादी के रोकने के बाद भी जोकरो के घर पर वो पहुंच जाती है, जहाँ पर सादी जोकरो के आदमियों के हाथ मारा जाता है। और फिर वो जैसे ही उमा को खत्म करने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि ब्रोतो के घर पर रखे हुए मिरर से कांति की स्पिरिट बाहर निकलती है, जो कि कुंतिलानक है, और जोकरो के घर पर पहुंच जाती है, जिसको देखकर ब्रोतो न्यायी से हंसते हुए कहता है कि उसने कर दिखाया, क्योंकि उमा उसे अपना फादर समझकर उसकी सारी बातें मानती थी। यानी एक तरह से उमा ब्रोतो के कंट्रोल में थी, और जब उमा उसके कंट्रोल में थी तो जाहिर सी बात है कि कांति की स्पिरिट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। यानी कि उमा का भरोसा जीतकर उसने कांति को भी एक तरीके से बांध दिया था। अब इधर कांति की स्पिरिट जोकरों के घर पहुंचकर उमा को पजेस कर लेती है, जिसके बाद में उमा अपना होश खोकर कांति के उसी हेयर पिन से जोकरों को खत्म कर देती है, और फिर उमा कीड़े वाली उल्टियां करने लगती है और लास्ट में बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम न्यायी को वही रेड गाउन पहने हुए देखते हैं जो कि उसने मूवी की शुरुआत में मिरर के अंदर देखा था, यानी कि उस समय न्यायी ने अपने फ्यूचर की झलक देख ली थी। यहाँ पर न्यायी के साथ उमा भी होती है, जो कि शायद मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसके बाद में वहां पर कार्मिला आती है और कहती है कि अब वो उमा का ख्याल रखेगी। जिसके बाद अगले सीन में हम ब्रोतो को देखते हैं, जो कि मिरर के हेड में कील घुसाकर ये कहता है कि उसने कांति की स्पिरिट को मिरर में लॉक कर दिया है, जिस पर न्यायी कहती है कि अब हम मांग जीवों तक पहुंच गए हैं। लेकिन मांग जीवों का असली मीनिंग होता है आत्मा को कंट्रोल करना। जिसके बाद में वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि मिरर का लॉक अपने आप ओपन हो जाता है। यानी कि इस मिरर को कंट्रोल करना और कुंतिलानक और डीमन रेल्म को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली ब्रोतो ने जोकरो से बदला लेने के लिए उमा का इस्तेमाल किया, क्योंकि वरदान के अकॉर्डिंग जोकरो को सिर्फ उसकी संतान ही खत्म कर सकती थी। और इसके अलावा उसने कांति पर ब्लैक मैजिक और टॉर्चर इसलिए किया ताकि वो उसकी स्पिरिट को एक डीमन में बदल दे, और अपनी बेटी को यानी कि उमा को देखते हुए वो बार बार उसकी बात मानेगी। और अब शायद से आपको समझ में आया होगा कि कुंतिलानक जब भी बाहर आती है तो वो हमेशा क्यों किसी न किसी बच्चे को ले जाती है, क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि मांग जीवों के ही लोग जो होते हैं यानी कि डिसेंडेंट होते हैं वो इसको कंट्रोल क्यों कर सकते हैं, यानी कि मिरर के अंदर से कुंतिलानक को वही क्यों बुला सकते हैं। उसने कांति को एक ऐसा डीमन बना दिया जिसे ब्रोतो अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाए, उसकी मदद से अपनी इच्छाओं को पूरा करे। एक तरीके से उसने मिरर का बिल्कुल उल्टा ही इस्तेमाल किया। वो खुराफाती लोग होते हैं ना, जो कि सिंपल चीज को ना कर कर कुछ अलग ही करते हैं। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि कुंतिलानक क्यों हमेशा मांग जीवो कल्ट के पहले बच्चे को अपने साथ में लेकर जाती है। इसका रीजन ये भी है कि मांग जीवो कल्ट के लोगों यानी कि ब्रोतो और न्यायी ने उसके पहले बच्चे यानी कि उमा को डीमंस को बुलाने के लिए यूज किया था। इसके अलावा बात करें पैंगोलिन कैम्बर के बारे में, यानी कि ये जो दो जादुई मिरर्स का सेट है जिन्हें अगर साथ में रख दिया जाए तो उससे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता था, जैसे कि न्यायी के साथ में हुआ। और यही वजह थी कि न्यायी बार बार उन मिरर्स को साथ में लाना चाहती थी, लेकिन जब जोकरो ने इसके लिए मना कर दिया तो उसने ब्रोतो के साथ मिलकर उसको ही रास्ते से हटा दिया। और इन्होंने ही मिलकर मांग जीवों की रचना करी थी और इसलिए ही इनको मांग जीवों के डिसेंडेंट्स कहा जाता है।
तो अब आपको शायद से ये पूरा का पूरा मामला जो है क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको और चीजें जाननी है तो आप उसके लिए कुंतिलानक 3 को देख लीजिए, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। साथ ही साथ में आपको कुंतिलानक पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए